Hello everyone, Namaste. Welcome to Profit Bhai again, your favorite channel for unscripted, direct दिल से ढंग की बात, not somebody's मन की बात. पॉट शॉट्स लेना मैं तभी बंद करूंगा हमारे ऑनरेबल ऑनरेबल का आएगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे, जब नीट के एग्जाम पेपर लीक नहीं होंगे, यूजीसी नेट लीक नहीं होगा देश में. ऑल ऑफ अ सडन इन द मंथ ऑफ जून आप जो देख रहे हो ना, चीजें बाहर आ रही है. लॉट ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग कि ऐसा क्या हो गया कि अचानक से चीजें खराब हो गई. थोड़ा इसमें लक फैक्टर, बैड लक है, थोड़ा कर्मा है, थोड़े कर्म है. जब से जून का महीना शुरू हुआ है, प्राइम मिनिस्टर के लिए दिक्कतें बढ़ती ही जा रही हैं. सो होगा, कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां. यूं ही चाह के कोई बेवफा नहीं होता, ये मैंने बहुत पुराना एक शेर सुना था. तो कुछ भी होगा, कर्मों की भी कुछ मजबूरियां होती है. कर्म जो होते हैं ना, उसका बैलेंस शीट इसी जन्म में टैली होता है गाइस. सो प्राइम मिनिस्टर हैज डन अ लॉट ऑफ गुड स्टफ एज मच एज वी अप्रिशिएट. लेकिन सबसे पहले अगर उनके अंदर दम है तो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको इमिडिएटली सैक करना चाहिए. रेलवे मिनिस्टर को भी थोड़ा ऑन गार्ड रखना चाहिए, क्योंकि ये पहला एक्सीडेंट तो है नहीं. और एक दो हफ्ते में इतनी सारी चीजें हो गई. ट्रस्ट मी, अगर इनकी 350 प्लस सीट्स आ जाती एनडीए की, तो ये सब खबरें शायद इतना तूल भी नहीं पकड़ती. नीट का एग्जाम इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता था. आई आई कैन टेल यू, ये सब ऑल ऑफ अ सडन जो हो रहा है ये होता आ रहा है. इट्स जस्ट दैट अभी ये चीजें मीडिया में आ रही है बिकॉज ऑफ अनबायस्ड मीडिया. खैर, we'll talk about day 12 of 100, first 100 days of this new government. अभी तो मुझे स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है कि इनको बहुत दिक्कतें आने वाली है आने वाले दिनों में. आई डोंट नो हाउ they'll play their cards. I hope they survive for the sake of our taxpayers. और मैं और मेरे 2 करोड़ टैक्स वासियों के लिए इनको कुछ ना कुछ तो सर्वाइवल गेम करना ही पड़ेगा. उस पे हम लोग आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. कल मैं नहीं बना पाया डे 11 का, मतलब पहले वाला. कल डे 11 का था बट वो एक स्मॉल वीडियो हो गया. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मनी मंत्र हमारे एक अच्छे सब्सक्राइबर हैं. हाय मनी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस इन योर कंट्रीब्यूशन फॉर अवर चैरिटेबल पर्पस. उनका एक सवाल है, वो पहले ले लेता हूँ. उन्होंने पूछा है कि निफ्टी ईटीएफ जो है, हाउ इज इट आउट परफॉर्मिंग सिंस कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स. सो मनी मंत्रा, लास्ट 5 साल में अगर आप देखोगे निफ्टी के रिटर्न्स, आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट. आर यू लुकिंग एट लास्ट 2 years? निफ्टी हैज गिवन 50% रिटर्न्स फ्रॉम जून 2022 बॉटम से अभी टॉप. बॉटम टू टॉप देखोगे तो निफ्टी 50% ऊपर है. बेंचमार्क निफ्टी, जो बहुत बड़ी बात, मुझे तो अभी काफी इन्फ्लेटेड लेवल्स पे लग रहा है. तो ऑब्वियसली उस वजह से क्या है ना कि निफ्टी ईटीएफ जिसने भी लास्ट 3 साल में डाला होगा उसके रिटर्न अच्छे ही दिखेंगे. एंड मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स में चर्निंग होती है, सेक्टोरल, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ा ये थोड़ा वो. तो म्यूचुअल फंड्स के फंड फ्लोज भी ज्यादा है कंपेयर टू ईटीएफ. सो म्यूचुअल फंड्स ऑब्वियसली आपको डिफरेंट डिफरेंट, बट मैं फिर भी बोल रहा हूँ, जैसे आपने खुद कहा था, कोटक का टैक्सेबल फंड देख लो, मिराई एसेट का टैक्सेबल फंड देख लो, दे हैव गिवन 25% रिटर्न्स यार. 25% कंपाउंडिंग दिया है, तो वो छोटी मोटी बात नहीं है, काफी बड़ी बात है. नाउ निफ्टी पे एक वार्निंग मैंने अपने पोस्ट में डाला है, प्रॉफिट भाई आप ही के चैनल पे. मुझे लग रहा है निफ्टी, आई कांट से व्हेन, बट लुकिंग एट द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक दिस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सरकार को अभी बहुमत प्रूव करना है लोकसभा में, स्पीकर अपॉइंट होना है. ये हफ्ते में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. बाय 28 जून वील हैव मच मोर क्लैरिटी बाय नेक्स्ट फ्राइडे. बट मुझे लग रहा है इन अ रनिंग बुल मार्केट, 2003 में भी हमने यही देखा था. बिटवीन 2003 टू 2008 वी हैड द मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स. और उसमें भी निफ्टी बीच बीच में 10%, 10% क्या, एक बार तो 15% करेक्ट हुआ. तो करेक्शन, एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में अगर निफ्टी करेक्शन लेता है तो वो कोई बुरी बात नहीं है. इट इज एक्चुअली अ गुड थिंग. इट ओनली शोज यू दैट निफ्टी इज वेरी रेजिलियंट. एंड हर लेवल पे आके बुकिंग होती है कोई ना कोई कारण से. बट व्हाट आर द लेवल्स ऑन निफ्टी? सी, 4 जून को एक बार वो जाके टच करके आया 21,250, आई थिंक 21,300. उतना तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है एक बार अगर निफ्टी 21,770, मेरा एक लेवल है 21,7, सॉरी 21,750, 760 के आसपास, 770, 21,760 अगर एक बार पकड़ ले
तो डबल बॉटम बनेगा, क्योंकि वो एक अच्छा करेक्शन होगा। पहले मेरा वो लेवल था 20,500, आपको याद होगा, वो अभी भी इंटैक्ट है। लेकिन निफ्टी का टेस्ट होगा 21,770, जो यहाँ से करीब करीब 1800 1800 पॉइंट्स नीचे है। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 9%, इट इज वेरी हाई। लेकिन गाइज, अभी बाय ऑन डिप्स का मार्केट चल रहा है। अगर कहीं भी कुछ भी ऑल्टरेशन हुआ, एवरीथिंग इज इन द प्राइस। जब सब कुछ भाव में है, तो कहीं कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो निफ्टी आपको एक धड़ाम से दे सकता है, बिकॉज करेक्शन नहीं आएगा तो न्यू इन्वेस्टर्स एंट्री नहीं ले पाएंगे, देन यू विल नॉट हैव अ चांस टू ग्रो फ्रॉम देयर। सो ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर, एंड पास्ट एक्सपीरियंस हमको बताता है कि whenever Nifty has run up 50% in the last 2 years, जैसे वो इस वक्त कर चुका है, 50% रन अप हुआ है लास्ट 2 साल में, वो कोई छोटी बात नहीं, इट्स अ बिग थिंग। तो एक 10% का करेक्शन अगर बन गया तो ठीक था, ये एडजस्ट कर। 10% का करेक्शन अगर बन गया तो इट्स नॉट बैड, इट इज हेल्दी, इट इज गुड फॉर द मार्केट्स। नाउ लेट मी शो यू जो हमारा मुद्दा था, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। हिमांशु जी, आई होप आप ये देख रहे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन राइट नाउ। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, हियर यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दिस इज क्लियर टैक्स का एक कैलकुलेटर है। कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट एक बेसिक कैलकुलेटर है टू शो यू हाउ सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, विच इज द ऑपोजिट ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये काम कैसे करता है। तो इस पे बात कर लेते हैं। लेट्स से किसी के पास ज्यादा नहीं, 1 करोड़ रुपया है, ये 10 लाख है, 1 करोड़ रुपया है, और आप हर महीने निकालना चाहते हो। मैं आपको एक कैलकुलेटर दिखा रहा हूँ ध्यान से, आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी दिस। सो यू हैव 1 करोड़, एंड फॉर एग्जाम्पल आपको रियल एस्टेट में शायद नहीं डालना है, तो आप 1 करोड़ रुपीज 20-20 लाख रुपए के 5 म्यूचुअल फंड में डालते हो, विच आर गिविंग यू सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान का ऑप्शन, यानी SWP ऑप्शन जो म्यूचुअल फंड दे रहे हैं, बहुत फंड्स देते हैं, काफी फंड्स देते हैं, उसमें आप ये डाल के कमिट करते हो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। भाई हम 10 साल तक ये पैसा म्यूचुअल फंड में रखेंगे और देखेंगे कितना रिटर्न आता है। तो और आपका मंथली विड्रॉवल, 1 करोड़ में आपको रिटर्न्स कितना चाहिए, ऑन एन एवरेज 14% तो ग्रो होएगा म्यूचुअल फंड। मीडियोकर फंड भी 16-18% होता है। बट चलो, मैं इसमें पहले पूछता हूँ आपको विड्रॉवल कितना चाहिए। अगर आप 1 करोड़ रुपए का घर लेके रेंट पे चढ़ाओ, यू विल मेक 30,000, राइट, 30,000 अ मंथ। उसमें मैं ब्रोकरेज वोकरेज कुछ नहीं काटता हूँ, कटेगा, लेकिन चलो फिलहाल डोंट कंसिडर टैक्सेशन, इस वक्त इस लेवल पे टैक्सेशन मत पकड़िए, सिर्फ गणित पे ध्यान दीजिए। 1 करोड़ इन अ रियल एस्टेट, जिसको आपने फ्लैट लेके रेंट पे चढ़ा दिया, तो 30,000 से ज्यादा तो नहीं ही मिलेगा, मुझे नहीं लगता है। आप कमेंट्स में करेक्ट कीजिए मुझे, आई विल बी हैप्पी टू स्टैंड करेक्टेड। 30,000 बहुत अच्छा रेंट बोल रहा हूँ। तो वो है 3%, 3.6%। 1 करोड़ पे महीने का 30,000, इस साल का 3,60,000। तो 1 करोड़ पे साल भर का 3,60,000 इज 3.6% रिटर्न। उतना तो आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, उसके लिए रेंट पे डालने की क्या जरूरत है। भाई लॉजिक तो यही है ना, सेविंग्स बैंक अकाउंट में 3.5 3.6% मिल जाएगा, शायद 4% मिल जाएगा कोई कोई बैंक। बट अब देखिए, अब आपको महीने में अपना खर्चा निकालने के लिए पैसा कितना चाहिए। सपोज आपको 60,000 चाहिए, 60,000 रुपए। आपका कहना है कि मेरे पास 1 करोड़ है, मुझे रेंटल का डबल चाहिए, 60,000 चाहिए, ठीक है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में रखता हूँ 12.7%। मतलब टैक्स वैक्स निकाल के आप नेट नेट रिटर्न रखो, देखो आप 16% तो कमा ही लोगे आराम से ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। टेन्योर में रखता हूँ 10 ईयर्स। मतलब म्यूचुअल फंड में आके 16% कंपाउंडिंग नहीं कमाएंगे तो फायदा क्या। 16% तो आपको घटिया से घटिया मीडियोकर म्यूचुअल फंड भी देके जाता है 18-19%। तो 16 कमाएंगे, 16 में से 20% भी टैक्स निकाल लो तो 12.7% मैंने रिटर्न पकड़ा है। कम है, ये ज्यादा होगा बट कम पकड़ा है, 10 साल। तो आपको 1 करोड़ पे विड्रॉवल, मंथली विड्रॉवल मिलता है 60,000, जो आप हर महीने जाके निकाल सकते हो। मतलब निकाल क्या, वो इंस्ट्रक्शन दे दिया तो वो बैंक में आ जाएगा। और जो फाइनल वैल्यू है 10 साल के बाद, आपका ये जो कैपिटल है 1 करोड़, ये 1 करोड़ 92 लाख हो जाए, यानी
प्रिंसिपल भी बढ़ रहा है, जैसे आपके फ्लैट की वैल्यू कैसे बढ़ती है ना, तो आपका ये अमाउंट भी बढ़ रहा है, और आप महीने में पैसा भी निकाल रहे हो, और वो ग्रो भी कर रहा है, सिर्फ 12.7% पे ग्रो कर रहा है। इमेजिन, मतलब मैंने इतना कम रिटर्न पकड़ा है, फिर भी आपका ऑलमोस्ट 10 साल में प्रिंसिपल अमाउंट भी डबल हुआ, और यही 1 करोड़ ने आपको महीने का रिटर्न भी दिया, 60,000 रुपये मंथली इनकम स्कीम की तरह दिया, विच इज डबल देन योर रेंट। ये सिंपल कैलकुलेशन है, दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ गिमिक। SWP ऑप्शंस इतने पॉपुलर इंडिया में नहीं हुए हैं, बट दे आर ग्रेट ऑप्शंस। एंड बस कंडीशन इतना है कि म्यूचुअल फंड शुड ग्रो बाय 12.7। अच्छा, अब मजा देखिए, मैं ये रिटर्न थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 14.5 करता हूँ, जो मैं यूजुअली वेन एवर आई कैच रिटर्न आई पिक 14.5%। तो देखो आपका कैपिटल यहाँ अमाउंट भी बढ़ गया, 2 करोड़ 35 लाख हो गया आफ्टर 10 years। तो भाई ये बहुत सिंपल लॉक इन पीरियड के साथ कैलकुलेशन है, एंड इसमें आपका कैपिटल भी लिक्विड रहता है, आपका मनी फ्लो भी चलता रहता है, एवरीथिंग इज वाइट। एंड कोई ब्रोकरेज का टेंशन नहीं, रेंट पे चढ़ाने का झंझट नहीं, रियल एस्टेट रिलेटेड कोई कॉस्ट नहीं है, सिंपल सीधा प्लेन वनीला अच्छा स्कीम है मेरे हिसाब से। तो ये मुझे बताना था, दिस इज हाउ इट वर्क्स। भाई टैक्सेशन आप 20% पकड़ लो ना, टैक्सेशन तो आपके इनकम के हिसाब, जिस इनकम स्लैब में आप आते हो उस पे आपको टैक्स लगेगा। आप रेंट भी लोगे उस पे भी टैक्स भरोगे, 30,000 रुपया महीने पे लगे उस पे भी टैक्स लगेगा, तो इस पे 60,000 रुपया लेके टैक्स भर दो ना, टैक्सेशन को इतना बवाल मत कीजिए। यू नो, दीज टैक्सेशन फेलोज ना, इनको पैसा मुंह पे मार के इनको घर से दूर रखने का, समय समय पे अपना टैक्स भरो, उम्मीद करो कि सरकार आपके लिए कुछ रियायत दे, कुछ टैक्स कम करे, बट कीप दीज जोकर्स आउट ऑफ योर हाउस, इनको बाहर रखो। कि हाँ ले, टैक्स चाहिए ना, ले ले भाई ले ले, खत्म कर चल, ऐसा रखने। ये PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सब से तो बेटर ही हुआ ना भाई स्कीम। नहीं, PPF में अगर आपको 8.5% भी मिलता है टैक्स फ्री, तो 12.7% नेट ऑफ टैक्सेस मैंने पकड़ा, और 8.5%, भाई हर जगह थोड़ी टैक्स मारोगे, टैक्स काट के ही 12.7% में बता रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न तो मेरा 16%, उसमें से मैंने 16% में से अगर आप 20% निकाल देते हो, वट एवर कैपिटल गेन्स टैक्स निकाल देते हो, तो आपको मिलता है अच्छा खासा 12.7। वही तो कैलकुलेशन किया है। अब एक जगह मैं गलत हो गया था, इस इंडियन होटल्स मैंने बहुत अच्छा पैटर्न रिकग्नाइज किया था, लेकिन ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में आई आई एक्सेप्ट कि शॉर्ट टर्म में 590 से बढ़ के 580 590 से बढ़ के वो स्टॉक 645 6, मतलब अच्छा खासा गलत हो गया, 9-10% ग्रो कर गया स्टॉक यहाँ से। अभी भी मुझे लगता है ये नीचे गिरेगा जरूर, बट हाँ आई वुड लाइक टू, हम में और पॉलिटिशियन में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। पॉलिटिशियन क्या, हम में और मीडिया वालों में भी कुछ तो फर्क होना चाहिए, हम में मुझ में और बाकी यूट्यूबर्स में भी कुछ तो फर्क होना चाहिए। जैसे बड़े मियाँ गलती नहीं मानेंगे, हम तो गलती मानेंगे भाई। एक दाग है वो ये वाला लेटेस्ट, नवीन फ्लोरिन, आई एम वेरी प्राउड, हमने 3,100 पे आसपास पकड़ा था वो, ब्रिलियंट। उसने देखो 3,100 से आप कैलकुलेट कीजिए, 20% अपसाइड दिखाया, और ऐसे फटाफट दिखाया उसने। मैंने कहा था मेरा टारगेट 6 महीने का था, लेकिन वो 6 हफ्ते के भीतर आ गया। सो दैट वॉज करेक्ट। बट इंडियन होटल्स, जहाँ शॉर्टिंग की बात हुई वहां थोड़ा गलत, ये आएगा जरूर, मार्केट के बहाव में गिरेगा, मार्केट में किसी भी वक्त तैयार रही for a 5% to 7% correction. It should be healthy. अच्छा, another thing, HDFC Bank is growing very well. Foreign funds, FIIs उसको भर भर के उठा रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, यानी वॉल्यूम के साथ उसमें बाइंग आ रही है, इसलिए उसका भाव आपने देखा। लेकिन अब जिस लेवल पे वो आके फंसा है, ये उसका पिछले 3 साल का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है HDFC बैंक। हमेशा 1700 1720 1720 पे आके अटकता ही है, और अटका ही है। और अटका तो छोड़ो, वहां से 10-15% करेक्शन भी आ चुका है पहले। आई डोंट नो दिस टाइम वो होगा या नहीं, लेकिन ये स्टॉक इतना साइडवेज घूमा है, बिकॉज FII फेवरेट स्टॉक है।
हर लेवल पे इसमें लोग लेके बैठे थे। तो जिसने 1450 पे लिया वो 1700 पे एग्जिट मारता है, जिसने 1500 पे भी लिया वो 1700 पे एग्जिट मार लेता है। अब क्योंकि बहुत लिक्विड स्टॉक है, भर भर के रिटेलरों के पास है, तो हर लेवल पे सेलिंग आ जाती है। तो बियॉन्ड द पॉइंट ये बढ़ नहीं पा रहा है। अब इसको 1720 के ऊपर कौन लेके जाएगा? सम हैवी म्यूचुअल फंड बाइंग जो बहुत हो रही है बाय द वे एचडीएफसी बैंक में, यस हैवी एफआईआई बाइंग। मेरा तो टारगेट था, मैंने जनवरी, by the way, no stock idea, mutual fund idea, none of them is a recommendation. You have to consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. तो मेरा पर्सनली इस पे टारगेट था अराउंड 2500 रुपए का, 2500 3000, लेकिन मैंने 3 साल का टाइम, 2026, 2026 का दिवाली का टारगेट है वो, तो अभी उसमें टाइम है। लेकिन हाँ, आप अपने फाइनेंशियल, ये मेरा टारगेट है, आपका टारगेट नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, सम पॉलिटिकल न्यूज़। पॉलिटिक्स में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, एक एक दाव जो मैं आपको बोल रहा था वो ठीक ठाक ही बैठ रहा है। निर्मला सीतारमन जी से हाथ जोड़ के विनती है, मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था, इफ, क्योंकि मैं फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत सजेशंस दे रहे हैं हम लोग, तो somebody had asked me, तो मैं आपको आंसर करना चाहूंगा। इट्स अ वेरी नोबल थॉट। उन्होंने पूछा था, व्हाट इफ यू वर द फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप क्या क्या चेंजेस करो? तो भाई, आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, एक मिनट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ मिनिस्टर इज ओनली एज गुड एज हिज और हर ब्यूरोक्रेट्स, जो असली काम करते हैं। आपको क्या लगता है, निर्मला सीतारमन को सब पता है ये टैक्सेस के बारे में? ये जो अंदर अंदर की चीजें हैं, उसको बना के दिया जाता है बाय ब्यूरोक्रेट्स। तो मैडम के पास 40-50 लोगों का एक फौज होगा। तो अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता, सबसे पहले मैं अपने ब्यूरोक्रेट सही चुनूंगा। आई विल लुक फॉर द पीपल हु आर जेन्युइनली फ्री ऑफ एनी रिजर्वेशन। उसमें कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई वो वाला रिजर्वेशन वाला कैंडिडेट नहीं चाहिए, क्योंकि जेन्युइन, जो धक्के खा के मेहनत करके ऊपर आए, उस तरह के ब्यूरोक्रेट्स में रखूंगा सबसे पहली बात। कोई भी इसमें जातिवाद नहीं होगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग आई विल डू। मेरिट के ऊपर ब्यूरोक्रेट चूज होंगे, चाहे वो कोई भी हो। मेरिट पे आया है, अपने बलबूते पे आया है, उसको रखूंगा। और उनसे कंसल्टेशन, सलाह मशवरा करके, सबसे पहले तो 0 से 10 लाख तक का जो इनकम है, उसको वैसे भी जीरो टैक्स कर देना चाहिए। भाई, 0 से 7 लाख तक तो आपने किया ही हुआ है न्यू टैक्स रेजिम। 7 लाख टू 10 लाख अगर कर दोगे तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स और बहुत सारे लोगों का फालतू काम बच जाएगा। एंड अब आप पूछोगे सरकार को उतना रेवेन्यू कहाँ से मिलेगा, रेवेन्यू लॉस हो जाएगा, बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात है। आज मैंने पढ़ा एक ब्रेकअप सरकार का, 19% हो गया है जो इनकम टैक्स से आता है, पर्सनल इनकम टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कम है हमारा, उनसे ऑलमोस्ट 1.5 गुना ज्यादा है। तो जो 7 लाख टू 10 लाख वाला सैलरी का आप बोल रहे हो टैक्स कम मिलेगा, दे कैन ऑलवेज वो वसूल, उससे ज्यादा वसूल हो जाएगा जीएसटी में। मेरा वीडियो देखा था ना, जीएसटी के रेट्स देखे? तो सिंपल है, या तो इनकम टैक्स 7 टू 10 लाख, 0 टू 10 लाख तक जीरो कर दो इनकम टैक्स, या फिर अपने जीएसटी के रेट कम करो। ये भी जीएसटी भी 28% रखा है कुछ कुछ आइटम पे, और इधर टैक्स भी मांगते हो हमसे। टोल प्लाजा पे टोल भी लोगे, एलटीसीजी भी नहीं निकालोगे। तो मैं बेसिकली क्या करता, एलटीसीजी निकाल के विंडो के बाहर एसटीसीजी रखता, एसटीटी रखता, और ये सेबी टर्नओवर फीस और ये सब जो फालतू के नाटक है, आई वुडेंट हैव केप्ट ऑल ऑफ दिस। वेरी सिंपल, आई वुड हैव केप्ट अ फ्लैट टैक्स रेट। या तो सब भरो, 10 लाख के ऊपर जो आता है सब 20% टैक्स रेट भरो, सब के सब। चाहे आप 1 करोड़ कमा रहे हो तो 20 लाख टैक्स भरो, 2 करोड़ कमा रहे हो तो 40 लाख टैक्स भरो, 5 करोड़ कमा रहे हो तो 1 करोड़ टैक्स भरो, जो 20% आता है। ये 30%, फिर उसके ऊपर एजुकेशन सेस, फिर उसके ऊपर ये सेस, वो सेस, वो करके आप बेसिकली जो 1 करोड़ कमाता है उससे 39% टैक्स वसूलते हो। वेल, यू कैन डू दैट, लेकिन वो कोई पागल आदमी है, वो भरने वाला नहीं है। वो यहाँ वहां से कुछ ना कुछ करके 20% ही भरेगा, घुमा फिरा के, उल्टा मीन्स करके। सो व्हाट आई वुड हैव डन, बहुत चीजें हैं करने के लिए। और ये जो डिजिटल एसेट्स पे मैडम ने
30% टैक्स लगाए प्लस 1% TDS लगाए, वो मैं हटा देता, उसकी कोई जरूरत नहीं, उसकी वजह से हमारे देश का एक्चुअली नुकसान ही हो रहा है। सारे के सारे Dream11 और फालतू एप्स आपके आंखों के सामने अंडर योर वॉचफुल आइज चल रहे हैं। तो किसी ने बंद नहीं किया अपना धंधा टैक्स लगाने के। इनफैक्ट ये सब लोग उठ के बाहर UAE चले गए, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, इंडियन कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कंपनी वहां खोल दी सिंगापुर में, UAE में, बिकॉज दे आर टैक्स फ्री, UAE इज अ टैक्स फ्री जोन। तो वहां कंपनी खोल के इंडियन कस्टमर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उससे अच्छा अगर मैं यहीं पे उनको, अगर वो धंधा कर ही रहे हैं तो मैं 30% टैक्स पहले क्यों लगाऊं? जब से ये ड्रकोनियन डिजिटल एसेट टैक्स आया तब से वी हैव बीन प्रोटेस्टिंग एंड गिविंग आवर ओपिनियन कि ये बेवकूफी है, इट इज स्टूपिडिटी। गेमिंग के ऊपर, डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ये जो आपने टैक्सेस लगाए हैं, इट इज नॉट सॉल्विंग एनी पर्पस। इनफैक्ट जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कम हो गया है। स्टार्टअप्स जो इस फील्ड में थे, गेमिंग में इतने सारे स्टार्टअप्स इंडिया में सोच रहे थे आने का, उन्होंने पैसे खींच लिए हैं वापस। सो फायदा तो कुछ नहीं हुआ, टैक्स आपको कुछ मिलेगा नहीं, बाबा जी का ठुल्लू भी नहीं मिलेगा, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है इससे। इनफैक्ट हमारा सेंटिमेंट देश का खराब हो रहा है, क्योंकि गेम्स हो रहे हैं इंडिया में, कस्टमर, there are 25 crore people who have accounts on these stupid gaming apps like Dream11 and all of that, whatever it is, जो भी आप नाम ले, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर खाली 10 करोड़ है, और ये स्टूपिड गेमिंग ऐप पे 25 करोड़ है। और जब से आपने ये 30% टैक्स लगाया है मैडम, तब से गेमर्स बढ़ गए हैं। ठीक वैसे ही जैसे जब डीमोनेटाइजेशन लाए थे तो सिस्टम में कैश तब से अब तक बढ़ गया है। चलो GDP का साइज भी बढ़ गया है इंडिया का, बट कुछ कम नहीं हुआ है। The more you put pressure, the more people will do it. So the only way to stop it is to incentivize the people by telling them कि आप ये करके ऐसे नहीं कर सकते। 30% टैक्स इज ड्रकोनियन। 30% टैक्स कौन से जमाने में लगता था यार? ये कोई इलीगल काम थोड़ी कर रहे हैं। और आपको इतना ही शौक है तो अल्कोहल बंद कर दो, सिगरेट्स बंद कर दो, ये सब चीजें बंद करो ना भाई। आप FNO की बात करते हो, FNO पे ये लोग बोलते हैं हम ये टैक्स लगाएंगे, वो भी चल रहा है, आऊंगा उस पे भी। इट्स नॉट येट कंफर्म गाइस अभी। डोंट गेट इनटू फेक न्यूज एंड पीपल आर, कुछ बजट में अभी आया नहीं है, पीपल आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश। लेट द बजट फाइन प्रिंट कम आउट, देन वील टॉक अबाउट। बट अगर मैडम ने FNO को टच भी किया, वो जो डायलॉग था ना सनी देओल का, दामिनी के केस को छेड़ के जो तार तूने छू लिया है, बिजली का वो झटका लगेगा कि तू झटकना भूल जाएगा। वो डायलॉग मेरा फेवरेट डायलॉग है। सनी देओल एक्चुअली एट द टाइम वाज, स्टिल इज माय फेवरेट एक्टर उस जमाने से। वो बंदे के पंच में दम था, वो दमदार एक्टिंग, एकदम देसी टाइप का एक्टिंग करता था। तो अगर इन्होंने FNO को टच भी किया, बहुत इन्वेस्टर सेंटिमेंट पहले ही खराब हो रहा है और खराब हो जाएगा। आई डोंट थिंक, I know she is capable of doing such draconian laws, but I don't think उनका IQ, ये मेरे रूम टेम्परेचर से कम है उनका IQ जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना कम नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर से तो बहुत कम है, लेकिन पहाड़ों पे जितना टेम्परेचर होता है उससे कम उनका IQ नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने FNO का ये जो बात हो रही है, so basically there is talk going around for people who don't know that FNO income will be treated as gambling and gaming income, उस पे 30% टैक्स आ जाएगा, उस पे 1% TDS आ जाएगा। अगर इनफैक्ट वो उनको निकालना चाहिए गेम से, लेकिन अगर ये सेम चीज उन्होंने FNO पे लाई, तो आप समझ लो फिर FIIs आपको तगड़ा करारा जवाब वहीं से आएगा। सब लोग जवाब देंगे, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मार्केट आपको जवाब दे देगा। सो आई थिंक दे नो इट, उनके ब्यूरोक्रेट्स को पता होगा दे कांट डू ऑल दिस, इसलिए स्पेक्यूलेट कर रहे हैं। Now the logic given, one of our subscribers also commented, SEBI का डेटा है that 89% people lose money. Uh, मैं सोच रहा हूँ कौन सा sarcasm यूज करके इसका जवाब दूं। 89% people lose money in FN, correct? 89% people never make it to the IITs and IIMs of this country. 89% people start businesses that become flop, never run. Only 11% people get through IIT, IIM, NEET, CA का तो उससे भी कम है। तो क्या वो सब छोड़ देंगे? क्या सरकार उसको बैन कर देगी?
कि नहीं IIT मत दो, IIM मत दो। अरे भाई, people who trade in the markets are mature. They are above 18 years of age. You can caution them. You can tell them ये सही है, ये गलत. But you cannot stop anybody by these draconian laws कि तुम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि तुम लॉस खाओगे. Who are you to decide? सरकार होती कौन है डिसाइड करने वाली? अगर आपको इतनी चिंता है तो मैंने कहा अल्कोहल बंद करो, सिगरेट बंद करो. वो क्यों नहीं बंद करोगे आप? एनी गेसेस गाइस? क्योंकि उस पे आपको एक्साइज ड्यूटी मिलती है, कस्टम ड्यूटी, इतने सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस मिलते हैं आपको सिगरेट पे. सिगरेट बंद करना दम है तो दम है ना बजट में, सिगरेट और अल्कोहल बंद करके दिखाओ. अल्कोहल से लोग मरते हैं, सिगरेट से लोग मरते हैं. तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंसिनुएट दैट आपको लोगों की जान से ज्यादा उनके F&O लॉसेस की परवाह है? इधर कोई अलीबाग से नहीं आया भाई. सो प्लीज स्टॉप द हिपोक्रेसी एंड डोंट टच FN. क्योंकि जिसको अपना पैसा गवा के लर्निंग मिल रहा है उसको वो लर्निंग लेने दो. देर आर इनफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स and there are enough people to guide. You cannot, don't be the judge, jury and executioner in all of this. ये मैं कह रहा हूँ. अदरवाइज आप डिक्लेयर कर दो कि हम डेमोक्रेसी नहीं. अगर हम डेमोक्रेसी है तो पब्लिक को हक है. आई हैव अ राइट टू ट्रेड और नॉट टू ट्रेड. यू कैनॉट मेक अ रूल सेइंग दैट तुम ट्रेड नहीं करोगे. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. हाँ, तो अब आते हैं फाइनल सेक्शन वेरी क्विकली. पॉलिटिकल सेक्शन में आते हैं. मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करके रखा है आपके लिए बाय द वे. देखो, Day 12 of 100 सीधा फार्मर्स. मैंने बोला था ना सरकार फार्मर्स के और फर्टिलाइजर स्टॉक्स की हाल देखो आप. मैंने कहा था आपको, वो भी एक हम उसमें भी रिसर्च में सही निकले. सो कैबिनेट टुक अ डिसीजन येस्टरडे ऑन डेवलपिंग अ मेजर पोर्ट एट वाधवन in Maharashtra, which will boost the economic progress and also create jobs, employment opportunity. सबका फोकस अभी सरकार का महाराष्ट्र पे आ गया. इलेक्शन है ना, स्टेट इलेक्शन जीतना है और ये बैकफुट पे है, पता है. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वोटर्स गिव यू एन आंसर. ये जो हमारा वोट है ना, जो अभी तक मार्क लगा हुआ है, ये जब सरकार को झटका देता है तो इस तरह ग्रोथ होती है. पब्लिक का वोट काउंट होता है. अदरवाइज ये जो पोर्ट की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, कभी आगे नहीं बढ़ता. दूसरी बात, मेजर पोर्ट इन महाराष्ट्र, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन वाराणसी, क्योंकि वहां भी झटका लगा उनको, ये सब चीजें अप्रूव हो गई. मतलब सिंगल विंडो क्लियरेंस में अप्रूव हो गया Day 12. और बताता हूँ, MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है 14 क्रॉप्स का, वो बढ़ा दिया गया है, विच इज गुड फॉर द फार्मर्स. 2 लाख करोड़ अर्निंग्स बढ़ेंगी फार्मर्स की. 2 लाख करोड़ कुल मिला के जो फार्मर्स कमाएंगे वो इतना ज्यादा कमाएंगे. MSP बढ़ा दिया है तो सरकार ने थोड़ा लोड अपने ऊपर लिया है, विच इज वो पहले ही करना चाहिए था, विच इज गुड. ये जो वाधवन पोर्ट है जो बहुत टाइम से चल रहा था, उसमें 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सरकार कर रही है. वहां भी पैसे डीले किए. देन ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रूव किए हैं. वाराणसी का एयरपोर्ट अपग्रेड किया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाने के लिए, उसमें 3,000 करोड़ का खर्चा अप्रूव किया है. एंड बाकी सब कंटेनर वंटेनर, मतलब बेसिकली एक्शन मोड में है. जो कि इलेक्शन के नतीजों के बाद अगर ये 300-400 पार हो जाते, 350-400 पार, तो ये सब इतना फास्ट ट्रैक नहीं होता. ये सब लोग है ना, डिक्टेटर मोड में आ जाते और गुलाम हम बन जाते. ऑलरेडी हम बच गए बनने से. ना, अब इतने सारे महानुभाव बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात हुई तो RBI कैसे छोड़ सकते हैं? असली कटप्पा तो वही है ना, जो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं RBI मीटिंग. नाउ लुक एट दिस फाइनल मैंडेट. From 1st of July, fintech companies won't be able to process credit card bill payments of 26 major banks that are not approved BBPS. BBPS, बॉम्बे पंजाब सौराष्ट्र. क्या है BBPS? ये एक मिनट में आपको बताता हूँ. इट्स कॉल्ड एज भारत बिल पेमेंट सिस्टम. ये एक तरह का सेंट्रलाइज बिलिंग सिस्टम है. उनके इंटरनल बिलिंग का एक सिस्टम है
जो अभी तक सिर्फ कुछ कुछ सरकारी बैंक्स ने अप्रूव किया है, इंक्लूडिंग एसबीआई। कौन से बैंक्स ने अप्रूव नहीं किया है वो मैं आपको बताता हूँ। इंडियाज लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड, जिसके जिसके क्रेडिट कार्ड है, लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर्स लाइक एचडीएफसी बैंक विच हैज 20 मिलियन, यानी 2 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स। आईसीआईसीआई बैंक 1.7 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स। एक्सिस बैंक विथ 1.4 करोड़ क्रेडिट कार्ड्स। उन्होंने ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम अब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर 1 जुलाई से ये लोग नहीं करते हैं, सो आरबीआई का मैंडेट है कि जो फिनटेक कंपनीज है, फिनटेक कंपनीज लाइक फोन पे, क्रेड, बिल डेस्क, इन्फीबीम एवेन्यूज, ये जो फोन पे वगैरह वगैरह फिनटेक कंपनीज जिसके साथ ये क्रेडिट कार्ड इनके कनेक्टेड है, वो पेमेंट प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर प्राइवेट कंपनीज ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हैं, तो व्हाई डोंट यू सिट विद आरबीआई एंड सॉर्ट आउट द मैटर। इकोनॉमिक टाइम्स पे आज 21 जून इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है बाय द वे। आज आज के दिन पे फ्रंट पेज न्यूज आपने दे दी, पॉज ऑन द कार्ड्स। क्या मतलब है? मतलब भाई आपस में सॉल्व करो ना। अल्टीमेटली कस्टमर को परेशानी क्यों देनी है आपको? यूपीआई 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 करके बढ़ा दिया, लेकिन व्हाई डू यू वांट टू हैसल द फिनटेक कंपनीज व्हिच आर पुअर स्टार्टअप्स? यार वो स्टार्टअप लोन लेके, पैसा क्रेडिट पे लेके बिजनेस शुरू करते हैं। आपकी तरह नहीं है खाली बस फरमान जारी कर देते हैं। आरबीआई बहुत अच्छा है, वो उसकी तरह देखा, मैं बोल रहा हूँ तू फंस जाएगा फंस जाएगा, ऐसा एक फ्रेंड होता था ना हमेशा आपका डिस्करेज करता था, ये वही काम कर रहे हैं। बैंक्स को बचा तो सकते नहीं है। पीएमसी बैंक डूबने से आपने बचाई नहीं बचाई, इट फेल अंडर योर वॉच। यस बैंक का फियास्को आपने बचाया टाइम के पहले, नहीं बचाया। जो बैंकिंग का धंधा बढ़ रहा है इतना, बैंकिंग सेक्टर में क्रेडिट ग्रो 16% ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर। एज ऑफ 31 मई 2020 16% YOY क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रही है, विच इज गुड फॉर द बैंकिंग सेक्टर, इट्स गुड फॉर द इकोनॉमी। और वो किस सेक्टर में, जिसकी आगे जाके हमको कस्टमर्स को, आई एम स्टिल सेइंग, हमको जरूरत नहीं पड़ने वाली, बिकॉज यू विल हैव ऑप्शंस ऑफ फिनटेक वॉलेट्स एंड मेजर वॉलेट कंपनीज जो आपका काफी हद तक सॉर्ट आउट कर देंगे। बैंक में पैसा आप वैसे भी कम रखोगे, क्योंकि वो पैसा या तो मार्केट में म्यूचुअल फंड में निवेश होगा, या आपके डिजिटल वॉलेट में रहेगा, या आपको कहीं ना कहीं वो यूज होगा। रखेंगे पैसा, बट बैंक उससे कमाने नहीं वाली। बैंक को लोन देके, क्रेडिट पे माल दे, क्रेडिट दे के कमाना है बैंक। तो क्रेडिट ग्रोथ बैंक दिखा रही है प्राइवेट बैंक। एसबीआई ने अप्रूव किया है। कौन से बैंक्स ने बीबीपीएस सिस्टम लाइव किया है? ऑफ कोर्स एसबीआई कार्ड्स, कोटक बैंक प्राइवेट बैंक ने किया है लाइव। कोटक तो वैसे ही आरबीआई के, आरबीआई, खड़ा हो जा, कोटक खड़ा हो जा, बैठ जा, बैठ जा। उन्होंने तो, उनको मजबूरी, मैंने बोला था ना, उनका पता नहीं कौन सा 72 का आंकड़ा है, 36 का भी नहीं, 72 का आंकड़ा है। इंडसइंड बैंक ने इम्प्लीमेंट किया है, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये सब कुतड़ू बैंक्स ने अप्रूव किया है। सो द मेजर 3 banks have not yet gone live, and it's just a system बीबीपीएस की, वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को वाया एक सेंट्रलाइज रूट से राउटिंग करना है। शायद एचडीएफसी कर भी दे, अगर नहीं किया तो ये एक ओवरहैंग बन के रह जाएगा एचडीएफसी बैंक के लिए, एंड एक फालतू का रीजन मिल जाएगा निवेशकों को डरने के लिए अबाउट द स्टॉक प्राइस एज वेल, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के आज के डेट में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड घूम रहे हैं। करोड़ क्रेडिट कार्ड उनके हैं। एज आई सेड, आप वीडियो रिवाइंड करके भी देख सकते हो एग्जैक्ट फिगर्स। सो दिस वाज पूरा ये जो आज का एक समरी था अबाउट एवरीथिंग दैट्स गोइंग ऑन। पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, बट एवरीथिंग डज नॉट डिजर्व। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो ये है दैट नीट का एग्जाम अगेन कोर्ट में मामला गया, यूजीसी नेट का एग्जाम भी कैंसिल हो गया बिकॉज इट वाज कॉम्प्रोमाइज्ड। आई थिंक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर को मॉरल ग्राउंड्स पे रिजाइन करना चाहिए, लेकिन मॉरल ग्राउंड आजकल बचा कहाँ है? क्या होता है मॉरल ग्राउंड? एक जमाने में लोग रेलवे मिनिस्टर रिजाइन करते थे। नीतीश कुमार खुद, पलटू राम खुद रिजाइन कर चुके हैं वो। जब रेलवे का हादसा हुआ था, मुझे याद है वाजपेयी सरकार के टाइम, ही हिमसेल्फ हैड रिजाइंड ऑन मॉरल ग्राउंड्स। बाद में आ गए होंगे, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने रेजिग्नेशन दिया तो सही। यहाँ पे क्या है, एवरीथिंग इज सो कनेक्टेड नाउ दैट हर कदम पे मार्केट को फूक फूक के पानी पीना पड़ेगा बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। और बहुत सारे ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स पिछले 10 साल से ये कोएलिशन पॉलिटिक्स का एरा भूल गए हैं।
वो भूल गए थे कि पॉलिटिक्स का मार्केट पे कितना असर पड़ता है, वो अब आपको दिखेगा। और जो लोग फंसेंगे बॉस, अगर आप ट्रेडर हैं तो पूरी तरह आप फंस सकते हैं। फिर वो सेबी का वापस एक क्या स्टैटिस्टिक आ जाए कि 92% पीपल आर मेकिंग लॉसेस इन एफएनओ, आप बंद कर दो एफएनओ, मत ट्रेड करो। अरे भाई, पीपल आर मैच्योर इनफ। जो बंदा 18 के बाद ड्रिंक कर सकता है, स्मोक कर सकता है लीगली, वो एफएनओ में आप उसको रोकोगे कैसे? आप टैक्सेस बढ़ा दोगे और क्या करोगे? आपकी मतलब, आई कांट यूज दैट वर्ड, बट आपकी औकात ही उतनी है। व्हाट कैन यू डू? यू कैन नॉट कम घर घर जाके आप रोक तो नहीं सकते, बिकॉज म्यूचुअल फंड में तो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, एंड आई सपोर्ट दैट कैंप। एनीवे, I'll see you in the next video very soon. तब तक के लिए keep profiting and please consult your financial advisor for any financial query. अगर financial advisor आपको नहीं मिल रहे हैं तो सर्च करके लिंक उठा के देखिए और अपने एरिया में ढूंढिए। छोटे शहरों में दिक्कत होती है फाइनेंशियल एडवाइजर मिलने की वाकई में, बट इट्स बेटर टू कंसल्ट द राइट पर्सन। फॉलो द रूल, जो लॉ है वो फॉलो तो करना ही पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।